ऑनलाइन गुरु कैंपस की सबसे पहले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन गुरु कैंपस। तो ऑनलाइन गुरु कैंपस एक यूट्यूब चैनल ही नहीं, एक नई शिक्षा संस्था है, आप लोग याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं शेड्यूल में बता चुका हूं कि बायोलॉजी की जो है मॉक टेस्ट डेली हम लोग 10 बजे करने वाले हैं। तो बायोलॉजी की मॉक टेस्ट की आज पहली पार्ट है, तो आइए हम बायोलॉजी की मॉक टेस्ट को लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको जो है ना नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमको आपका प्यार मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें अपने स्टडी ग्रुप्स में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला जो होगा वो होगा पहला चैप्टर का, यानी कोशिका तथा आनुवांशिकता के बारे में जो है हम लोग मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। हमारा ये पहला चैप्टर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय लूँगा नहीं। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का पहला क्वेश्चन या प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, देखिए फ्रेंड्स ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग जो है पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। यानी कौन सा ऐसा अंग है कोशिका का जो पादप कोशिका में होता है परंतु जो है जंतु कोशिका में नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी क्लोरोप्लास्ट जो है कोशिका में एक ऐसा अंग है जो पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप लोग ये याद रखिएगा कि क्लोरोप्लास्ट जो है ना हरे रंग के लवक हैं और इनकी खोज कौन किसने की थी, तो वैज्ञानिक सिम्पर ने की थी। और इनमें हरे रंग का जो है वर्णक एक होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है या फिर क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ही है ना पत्तियों व पौधे के कुछ भाग हरे दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि जंतु कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होते हैं, यानी जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं और इनमें जो है मैग्नीशियम आयन उपस्थित होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि हरित लवक का मुख्य कार्य क्या है, तो वह प्रकाश संश्लेषण है। यानी जो पौधे भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो उनमें जो है हरित लवक का इम्पोर्टेंट काम होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है कि अपराधी को पहचानने के लिए फॉस्फेरिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग करता है। यानी इन सारों ऑप्शनों में से जो फॉस्फेरिक विभाग है किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए कौन सा तकनीक यूज करता है, क्वेश्चन ये है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को आप लोग आंसर दीजिए और देखिए कि आप लोग कितना आंसर कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी डीएनए फिंगरप्रिंट्स इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अपराधी को पहचानने के लिए सबसे बेस्ट तकनीक जो है वो क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंट्स। जान लेते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट्स के बारे में। तो अपराधी को पहचानने के लिए फॉस्फेरिक विभाग डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का प्रयोग करता है। यह तकनीक वर्ष 1984 में ब्रिटिश जेनेटिस्ट एलेक जेफरीज एवं उनके सहयोगियों द्वारा क्या की गई थी, विकसित किया गया था और इसके द्वारा जैविक माता पिता की पहचान भी संभव है। तो जान लिया हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक के बारे में। कई बार इसका वर्ष पूछ लिया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा जो 1984 में किसने, ब्रिटिश जेनेटिस्ट एलेक जेफरीज एवं उनके सहयोगियों द्वारा ये खोजा गया था या विकसित किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है कि सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिए। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्रेडरिक मिएस्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए ऑप्शन डी, जो ऑप्शन डी में है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, यानी वाटसन एवं क्रिक ने जो है डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल दी थी। यानी डीएनए की जो द्वितीय प्रणाली सिद्धांत है वो किसने दी थी, तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। तो आप लोग वो करके याद रखिएगा। आप लोग ना ये क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन डी कई बार लगा देते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा और उसको ध्यान में रख के आपको आंसर करना है, ना कि माइनस मार्किंग लेना है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक
क्या है, मीएस चेयर। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जान लेते हैं। सबसे पहले फ्रेडरिक मियस्चर ने डीएनए को अलग किया था और उन्होंने 1869 में जो है ना मरे हुए पश कोशिकाओं यानी श्वेत रुधिराणु से केंद्रक का पदार्थ निकाला और इस पदार्थ में सल्फर की मात्रा कम तथा फास्फोरस की मात्रा अधिक थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है कि डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाएं। यानी जो डीएनए परीक्षण होता है उसके संबंध में इनमें से कौन सा जो है विषम है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पोलियो। पोलियो क्या है, जो डीएनए के जो परीक्षण के संबंध में पोलियो जो है इन सबसे अलग है। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए जातीयता, कुल परंपरा और वंशावली, ये सब किस में है, डीएनए परीक्षण में। यानी डीएनए के परीक्षण के पश्चात ही हम माता पिता के जान पाते हैं। यानी कि कुल परंपरा और वंशावली और जातीयता ये सब जो है डीएनए परीक्षण के क्या है, मिलते जुलते तथ्य हैं। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि उपयुक्त विकल्पों में से जातीयता, कुल परंपरा तथा वंशावली डीएनए परीक्षण से संबंधित है और जबकि पोलियो जो है ना डीएनए परीक्षण से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों याद रखिए पोलियो एक विषाणु जनित रोग है। यानी ध्येय तत्व है कि भारत अब पोलियो मुक्त देश हो क्या है, घोषित हो चुका है। यानी भारत में कोई भी पोलियो मुक्त देश नहीं है। तो इनमें से जो है पोलियो ही डीएनए परीक्षण के अलग था, यानी अलग वर्ड था। ये क्या था, ये पोलियो एक जो है विषाणु जनित रोग है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हमारा आज का पांचवा क्वेश्चन है, शरीर में लगी चोट, शरीर में लगी चोट मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे कि नीचे आपको दिख रही है, इसके डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं कि इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल समसूत्रण, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए समसूत्रण या समसूत्री विभाजन जो है कायिक कोशिकाओं में होता है और यह शरीर में लगी चोट की मरम्मत व शारीरिक वृद्धि के लिए जो है उत्तरदायी है। याद रखिएगा दोस्तों, समसूत्रण विभाजन से उत्पन्न कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए ये रेलवे एनटीपीसी जो 26 अप्रैल 2016 की दूसरी पाली है उसमें पूछी गया है, यानी शिफ्ट 2 में जो पूछी गई प्रश्न है उनमें से ये क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का छठा क्वेश्चन है कि मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोजी गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है। यानी जो मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में जो खोजी गई कड़ी है वो कौन से जो है जीवाश्म की खोज है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, होमोनेलेडी। यानी होमोनेलेडी जो है हाल ही में खोजी गई है, जो जीवाश्म की खोज से संबंधित है या जिसे जीवाश्म खोज या फिर जीवाश्म बोला जाए। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखिएगा कि मानवीय विकास से संबंधित हाल ही में होमोनेलेडी जीवाश्म की खोज हुई है और होमोनेलेडी जीवाश्म की खोज जो है दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम 2013 में हुई, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जो औपचारिक रूप से घोषणा जो वर्ष 2015 में हुई या फिर की गई। तो फ्रेंड्स इसकी खोज जो हो गई थी 2013 में हो गई थी, लेकिन 2 साल बाद यानी 2015 में जो है इंटरनेशनल स्टेज पे इसको क्या किया औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, ये सब एग्जाम्स में आते हैं। तो बढ़ते हैं हमारा आज का 7वां क्वेश्चन में। हमारा 7वां क्वेश्चन है कि जैव आवर्धन या जैव संचयन का क्या कारण है या फिर कारण क्या है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑर्गेनोक्लोरीन जो है जैव आवर्धन का कारण है। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सॉरी फ्रेंड्स, अनेक प्रकार के इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखिए इसमें कि अनेक प्रकार के कीटनाशक पदार्थ जो है खरपतवारनाशी व अन्य क्लोरीन युक्त पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिनका जीवधारियों द्वारा बहुत कम क्या होता है, विघटन होता है। याद रखिएगा दोस्तों कि ये पदार्थ जो है ना खाद्य श्रृंखला द्वारा पौधों व जंतुओं में शरीर में पहुंच जाता है और वहीं पर संचित होते रहते हैं।
यानी इनकी सांद्रता जो है प्रत्येक ट्रैफिक स्तर पर बढ़ती जाती है और उच्च उपभोक्ता में अधिकतम हो जाती है। इस क्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं। उदाहरण याद रखिएगा कि ऑर्गेनोक्लोरीन यानी डीडीटी, बीएससी आदि जो है मानव श्रृंखला में या फिर मानव श्रृंखला में श्रृंखला के माध्यम से पहुंचकर क्या है, विषैला प्रभाव दिखाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है हमारा आज का 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्परिवर्तन। यानी जो उत्परिवर्तन है वो परिभाषित यानी नई प्रजातियों के विकास में परिभाषित लक्षणों में अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन का कारण है। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखिएगा कि उत्परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार जो है नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अकस्मात एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण होता है। यानी उत्परिवर्तन सिद्धांत या उत्परिवर्तनवाद हुआगो डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने दिया है। ये नाम आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, क्या हुआगो डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने इसको क्या किया था, खोज किया था या दिया था। तो दोस्तों, जो उत्परिवर्तन जैव विकास के लिए कच्चा माल जो है उपलब्ध कराता है और धया तब ही है कि जो उत्परिवर्तन जीन्स में होते हैं वहीं दूसरी पीढ़ी में क्या स्थानांतरित होते हैं। यानी उत्परिवर्तन जो है पहले जीन्स में होते हैं वही जीन्स जो है दूसरी पीढ़ी में आने वाले व्यक्ति में या फिर आने वाले पीढ़ी के लोगों में क्या है, पाई जाती है। तो उत्परिवर्तन जो है आकस्मिक या फिर इमरजेंसी एंड अप्रत्याशित परिवर्तन का कारण है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 9 है कि पेट की परत में कुछ ग्रंथियां की कोशिकाओं में कौन सा एसिड स्रावित होता है। यानी जो हमारा पेट स्टमक है, आमाशय है, उसके कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं में कौन सा एसिड या फिर कौन सा अम्ल जो है स्रावित होता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है पेट के कुछ ग्रंथियों में कोशिकाओं से जो है स्रावित होता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सूत्र क्या है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखिएगा कि अमाशय की ऑक्जीटनिक कोशिकाओं में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का स्रावन होता है और इसे जठर रस की उच्च अम्लीयता यानी pH मान जो है 1.0 - 3 सॉरी फ्रेंड्स 1.0 से 3.0 के बीच होती है, यानी HCl के कारण होती है। और HCl भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट करता है और यह पेप्सिनोजन प्रोएंजाइम को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। यह भी इसका इम्पोर्टेंट कार्य है दोस्तों, याद रखिएगा कि यह क्या करता है, यह पेप्सिनोजन प्रोएंजाइम को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए ये दोस्तों, रेलवे NTPC ऑनलाइन परीक्षा 26 अप्रैल 2016 की शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आज का 10वां क्वेश्चन है कि आनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे। यानी जो आनुवांशिकता का नियम है वो किसने दिया था या किसके द्वारा खोजा गया था। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर नहीं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रेगर मेंडल यानी ग्रेगर मेंडल जो है उसी को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है और इन्होंने ही जो है आनुवांशिकता का नियम दिया था या फिर प्रस्तावित किया था। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग ये याद रखिएगा कि ग्रेगर जॉर्ज मेंडल ने है ना वंशागति के सिद्धांत बनाकर जो है आधुनिक आनुवंशिकता की नींव डाली और इन्हें क्या कहा जाता है, आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। दोस्तों, हंसी आ रही है क्योंकि आसान क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ ली जाती है, तो आप लोग याद रखिएगा। ये 10वां क्वेश्चन था हमारा। तो बढ़ते हैं अगले हंसी आ रही है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11 है कि आमतौर पर जो है ना, आमतौर पर वर्धनता यानी कलर जो ब्लाइंडनेस बीमारी होती है या फिर कलर ब्लाइंडनेस क्या है, यानी वर्धनता क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी एक आनुवांशिकता या फिर एक आनुवांशिक प्रकृति है।
तो क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए यानी एक आनुवांशिक प्रकृति है। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। वो ये है कि वर्धनता कलर ब्लाइंडनेस एक आनुवांशिकता प्रकृति है जिसे एक्स सहलगन रोग भी कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि वर्धनता का दूसरा नाम क्या है, इसे एक्स सहलगन रोग भी कहते हैं। और वर्धांत व्यक्ति जो है ना क्या करता है कि लाल व हरे रंग का भेद नहीं कर पाते हैं, यानी जो है वो लाल और हरा रंग का क्या है कि देख नहीं पाते हैं या उनको भेद कर नहीं पाते हैं, इसलिए इस रोग को लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। यह भी तीसरा नाम है, इसको क्या कहते हैं? तो लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि ये जो है ना इस तरह के बीमारी से जो संक्रमित व्यक्ति हैं वो लाल व हरे रंग को क्या है देख नहीं पाता है। दोस्तों याद रखिएगा इसमें कि इस रोग में जो है ना स्त्री वाहक कैरियर की भूमिका रहती है। किसकी रहती है? इस रोग में स्त्री वाहक यानी कैरियर की भूमिका में रहती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का 12वां प्रश्न है कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो फ्रेंड्स विकास का जो सिद्धांत है वो चार्ल्स डार्विन द्वारा किया गया था। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पूछा भी है। ये रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 28 मार्च की जो 2016 की शिफ्ट नंबर 3 है उसमें पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जान लेते हैं। दोस्तों देखिए ये जो है ना उपयुक्त विकल्पों में से जो है चार्ल्स डार्विन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, जो डार्विनवाद के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों याद रखिएगा कि इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या जो है ना इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ स्पेसिस में छपी है। तो ये सब याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। पुस्तक का नाम भी कई बार जब एडवांस क्वेश्चन आते हैं ना तो कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो ये रही हमारा 12वां क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और हमारा आज का 13वां क्वेश्चन है। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स ज़्यादा देर नहीं कीजिए, इसका आंसर तो आप लोग जानते होंगे। ऑप्शन नंबर ए यानी कोशिका जो है वो जीवन की मूलभूत इकाई है। यानी कोशिका अगर हमारे शरीर में डेथ हो जाती है तो हमारी मृत्यु ऑटोमेटिक हो जाती है। यानी जीवन की जो मूलभूत इकाई है वो क्या है? कोशिका है। तो दोस्तों इसे थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन संकल्पना के अनुसार परमाणुओं, आयनों या अणुओं द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया जो है ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाती है। तो जो है ना ऑक्सीकरण प्रक्रिया में किसी तत्व की संयोजकता बढ़ती है तथा संयोजकता घटती हुई वृद्धि त्याग किए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। सॉरी फ्रेंड्स, ये दूसरा क्वेश्चन का कोई आंसर इसमें आ गया तो आप लोग याद रखिएगा कि ये जो आंसर है ये गलत है। एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया बीच में। तो आप लोग याद रखिएगा कि जीवन की जो मूलभूत इकाई है वो क्या है? तो कोशिका है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो 1665 ईस्वी में हमारे रॉबर्ट हुक ने जो है इसकी खोज की थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और हमारा आज का 14 नंबर क्वेश्चन है, यानी 14वां क्वेश्चन है या फिर 14 नंबर क्वेश्चन है कि विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी यूजेनिक्स जो है इसका राइट आंसर है। तो यूजेनिक्स से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि यूजेनिक्स के अंतर्गत मानव आबादी की जो है ना आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाकर इनकी उन्नति या उत्थान क्या है किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा यूजेनिक्स को। हमारा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और हमारा आज का आखिरी और 15वां क्वेश्चन है कि आनुवांशिक अभियांत्रिका या फिर आनुवांशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी। याद रखिएगा दोस्तों, कई बार ऐसी क्वेश्चन पूछ ली जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो जान लेते हैं। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी को पुनः संयोजक यानी डीएनए प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है।
तो इसी का दूसरा नाम जो है ऑप्शन में दी गई है, जिसे पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। दोस्तों इसमें क्या होता है ना कि इसमें वेक्टर यानी वाहक के डीएनए में इच्छित डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से काट कर तथा डीएनए लाइकेज की सहायता से जोड़कर डीएनए की कई प्रकृतियां तैयार की जाती है। यानी इसके जो है ना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से डीएनए को कई तरह से जोड़कर जो है ना डीएनए की नई प्रतियां या फिर डीएनए की नई प्रतिक्रियातियाँ तैयार की जाती है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा। उम्मीद है कि आपको मॉक टेस्ट अच्छी लगी होगी। आपने कितने क्वेश्चन की आंसर की हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो 2016 के एनटीपीसी एग्जाम में पूछी गई हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कई बार ये सब क्वेश्चन रिपीट भी होती है, आने वाले एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी चैनल्स ग्रुप में, और हमें मोटिवेट कीजिए। और जो व्यक्ति या फिर जो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग 1 जून से है जो नई शेड्यूल के तहत काम करेंगे। मिलते हैं अगले 11 बजे हम लोग केमिस्ट्री के मॉक टेस्ट के साथ। तो ये था हमारा बायोलॉजी का मॉक टेस्ट नंबर 1। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा बायोलॉजी का टेस्ट 1। तो धन्यवाद, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, गुड बाय।